फूफो बीमार हुई तो इलाज के लिए लंदन चली गई। साल बाद वापस आई तो अब्बा के सामने हाथ जोड़कर बोली कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस तुम्हारी बेटी को बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर अब्बा बहुत खुश हुए क्योंकि फूफो बहुत अमीर थी जबकि अब्बा मजदूरी करते थे। फौरन मुझे ब्याह दिया। हर कोई मेरी किस्मत पर रश कर रहा था। रुखसत होने के बाद मैं लंदन आ गई। 3 रात शादी की बहुत अच्छी गुजरी, मगर चौथी रात फूफो मुझे प्यार से बोली, आज मेरा अस्पताल में चेकअप है, तुम मेरे साथ चलो। मैं जब वहाँ गई तो फूफो ने डॉक्टर के कान में कुछ कहा तो डॉक्टर मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहाँ कदम रखते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं उल्टे कदम भागने लगी मगर फूफो ने मुझे बालों से पकड़कर। जब फूफो लंदन से लौटी तो उनके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी। वो हमेशा सख्त लहजे में बात करती थी, मगर उस दिन जब वो अब्बा के सामने बैठी थी तो उनकी आवाज़ में एक नरमी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। अब्बा रोज़ की तरह मजदूरी कर लौट कर आए थे। मट्टी में अटे हुए कपड़े, थकान आंखों से झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने फूफो को देखा, हाथ झाड़कर साफ किए और ज़मीन पर बैठ गए। फूफो ने गला खनकारा और बोली, भाईजान, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कल हो या ना हो। एक ख्वाहिश है दिल में, चाहती हूँ कि मेरी बहू तुम्हारी बेटी बने। अब्बा की आंखों में चमक आ गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। माँ ने चूल्हे से हाथ खींचा और फूफो को हैरत से देखा। फूफो ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा। ये बहुत प्यारी बच्ची है, अपने बेटे के लिए बस ऐसे ही बहू चाहती हूँ। मैं चुप रही। अंदर एक अजीब सा शोर मच रहा था, लेकिन बाहर एक लफ्ज़ ना निकल सका। चंद दिनों में बात आगे बढ़ गई। फूफो के बेटे जो लंदन में थे, उनका वीज़ा, कागजात, सबकी बातें हुई। निकाह की तारीख रखी गई, लेकिन रुखसती के बारे में फूफो ने वाज़े कहा कि रुखसती उस दिन होगी जब उसका पासपोर्ट और वीज़ा सब तैयार हो जाएगा। मैं अपनी बहू को सीधा लंदन लेकर जाऊंगी और दुल्हन बना कर ले जाऊंगी। सबको ये बात बड़ी अच्छी लगी। हमारे जैसे गरीब लोग जो दिन भर की दिहाड़ी में गुजारा करते हैं, उनके लिए ये सब ख्वाब जैसा था। अम्मा दिन रात दुआएं करने लगी। मोहल्ले की औरतें रश्क से देखने लगी। सब कहने लगे, अरे नसीब देखो लड़की का, दुल्हन बनकर लंदन जाएगी। निकाह के बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन एक अजीब तरतीब से। उस दिन जब मौलवी साहब ने मेरे सामने अल्फाज दोहराए थे और मैंने कबूल है कहा था, मेरे दिल में बहुत सी धड़कनें थी, मगर चेहरे पर खामोशी। फिर कई दिन गुजर गए और पप्पू ने कहा, अब हम तुम्हें रुखसत करेंगे, लेकिन सीधा लंदन ले जाकर। मैंने सिर्फ सर हिलाया। अम्मा कुछ दिन के बाद बीमार हो गई, शायद इसलिए कि मैं पहली बार हमेशा के लिए उनसे अलग हो रही थी। मगर पप्पू ने सब संभाल लिया था। वो दवाई लाई, अम्मा के पास बैठी और मेरी छोटी बहन के लिए चॉकलेट्स लेकर आई। शादी की तकरीब सादा रखी गई। मोहल्ले में 2-3 खवातीन आई। पप्पू ने मुझे खुद तैयार किया। सुर्ख जोड़ा, सादा मेकअप और एक सोने की छोटी सी चेन मेरे गले में पहना दी। ये मेरी पहली कमाई थी, मैंने अपने लिए रखी थी, मगर अब ये तेरे नसीब की निशानी है। रुखसती के बजाय फूफो के घर मुंतकिल होना एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहाँ सब कुछ तरतीब में था। एक कमरा जो खास मेरे लिए तैयार किया गया था, सफ़ेद पर्दे, खुशबूदार मोमबत्तियाँ और बेड पर गुलाब की पत्तियाँ। पहली रात फूफो मेरे साथ रही। वो मेरे सिरहाने बैठी रही, मेरे बालों में उंगलियाँ फेरती रही और पुरानी बातें सुनाती रही। मेरी माँ भी ऐसे ही सुलाती थी, बालों में उंगलियाँ फेरते फेरते दुआएं देती थी। दूसरी रात जब मैंने इसरार किया कि मैं तनहा सो सकती हूँ, तो वो मुस्कुरा कर बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेट कर छत को देखती रही। एक अनजान शौहर, एक नया घर, एक परदेश जो मेरे करीब आ रहा था, मगर इन सब में एक खामोशी थी, एक खालीपन। तीसरी रात उनका फ़ोन आया। मैं कमरे में बैठी थी। फूफो ने कॉल की और कहा, बात करो, वो तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैंने आहिस्ता से कहा। वालेकुम अस्सलाम, तुम ठीक हो? आवाज़ में जज्बात नहीं थे, सिर्फ रस्मी सा लहजा। जी। खामोशी। बस कुछ दिनों में सब तैयार हो जाएगा, फिर हम लंदन में मिलेंगे। मैंने ठीक है कहा और फ़ोन बंद हो गया। ये मेरी पहली और आखिरी कॉल थी उससे। चौथी रात पप्पू ने कहा, बेटी आज चेकअप है, जल्दी निकलना होगा। लंदन जाने से पहले सब डॉक्टरी रिपोर्ट ज़रूरी होती है। सुबह सवेरे में तैयार हुई। पप्पू ने खुद मेरे कपड़े निकाले, मेरा दुपट्टा तरतीब दिया। फिर हम नक्शे में बैठकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल निस्बतन साफ था। काउंटर पर पहुँचते ही पप्पू ने कागजात थमाए और किसी से बात की। फिर एक नर्स आई और हमें एक तरफ ले गई। मैं पुरसुकून थी क्योंकि फुप्पो साथ थी। कमरे में दाखिल होने से पहले फुप्पो ने मेरे हाथ थामे। बस चंद टेस्ट हैं, सब रस्मी है, घबराना नहीं,
कमरे के अंदर डॉक्टर पहले ही मौजूद था। दरमियानी उम्र का आदमी, चश्मा, सफ़ेद कोट और चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट। फूफो ने डॉक्टर के कान के करीब जाकर कुछ कहा जो मैं सुन न सकी। डॉक्टर ने सर हिलाया और मेरी तरफ देखकर बोला, आइए यहाँ बैठ जाए। मैं सोफे पर बैठ गई। उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और कुछ और सवालात किए। फिर उसने कहा, एक इंजेक्शन लगाना है, खून के टेस्ट से पहले ज़रूरी है। मैंने बाजू आगे किया और सुई चुभी। फिर जैसे दुनिया धुंधली होने लगी। चंद सेकंड में सब कुछ धुंध बन गया। हाँ खुली तो सर के पीछे शदीद दर्द था। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ हिल रहा था, जैसे ज़मीन नहीं पानी की छाती पर हूँ। आंखों के सामने लकड़ी की दीवारें, छत पर लोहे की कील और एक बल्ब जो मत्थम सा झूल रहा था। कमरे में नमी की बू थी, बंद हवा का घुटन भरा एहसास। मैंने उठने की कोशिश की मगर जिसने जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। बाजू पर सुई का निशान था, हाथों में कमजोरी थी और सांस भी मुश्किल से आ रही थी। पाँव से जूते गायब थे और पहने हुए कपड़े बदल चुके थे। धीरे गैर मानूस, जैसे किसी अस्पताल या कैद खाने का लिबास हो। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान जहाँ से समंदर की नीलाहट झलकती थी। मैं रेंगते हुए उसके करीब पहुंची। नीचे पानी था, गहरा, खामोश और ना खत्म होने वाला। दूर दूर तक सिर्फ नीला रंग और कुछ चिड़ियों की आवाज़। मेरे दिल में पहला ख्याल आया, मैं ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं किसी बहरी जहाज़ पर हूँ। दरवाजे पर लोहे की सलाखें थी, वहाँ से ताला लगा था। कमरे के बाहर धीमी आवाज़ें आ रही थी, कोई गैर ज़बान में बात कर रहा था। कुछ बोलियाँ जिन्हें मैं समझ न सकी, कुछ हंसने की आवाज़ें, कुछ भारी कदम। फिर अचानक दरवाज़ा खुला। एक अजनबी औरत अंदर आई, दरमियानी उम्र, गंदी रंग, गोल सा चेहरा। हाथ में एक थाली थी जिसमें 2 स्लाइस, थोड़ा सा पनीर और एक बोतल में पानी था। उसने मुझसे नजरें नहीं बनाई, बस थाली मेरे सामने रखी और बोली, खाओ। आवाज़ में करख्तगी थी। मैं कहाँ हूँ? मैंने घबरा कर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? वो पलटी और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेहतर है सवाल न करो। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। उसके साथ ही एक और कफल की आवाज़ आई। मैं ट्रे को घूरती रही, मगर भूख का एहसास कहीं गायब हो चुका था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये कौन लोग हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे क्या भेज दिया गया है। अगले चंद घंटे सन्नाटे में गुजरे। मैं दीवार से लगकर बैठी रही। जहन में सिर्फ धुन थी। दिन कब गुजरा और रात कब आई, अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई नई लड़की चीख रही थी। मैं दरवाजे के करीब गई तो आवाज़ साफ सुनाई दी, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़। उसके बाद धपकी आवाज़ आई, जैसे किसी को धक्का दिया गया हो। कुछ समय के बाद चीख बंद हो गई। अगले दिन या शायद रात, वक्त का अंदाज़ा नहीं था। 3 आदमी आए। दरवाज़ा खुला। उनमें से एक लंबा और सांवला था, दूसरे 2 के हाथ में कागज़ और फाइलें थी। उठो, चलो हमारे साथ। मैंने हिचकिचाकर पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? बस चुपचाप आ जाओ, सवाल कम करो। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ कर खड़ा किया। मेरी टांगें काँप रही थी, मगर उन्होंने मुझे सहारा देने के बजाय घसीटते हुए बाहर निकाला। लंबी और तंग राहदारी, जंगारू दीवारें, हर चंद कदम पर सलाखों से बंद दरवाजे। रास्ते में मुझे 4 और लड़कियां नजर आईं, सब नौजवान, सब सहमी हुई। कोई हाथ बांधे बैठी थी, कोई आंखें बंद किए लेटी हुई। मुझे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहाँ कुछ मेज़ें थी, एक कंप्यूटर और वो मर्द जो मेरी फाइल देख रहे थे। उम्र 21 साल, शादीशुदा? हाँ। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने दूसरे को अंग्रेजी में कहा, मार्केट वैल्यू ठीक है। मैं कुछ न समझी, सिर्फ वो लफ्ज़ मार्केट वैल्यू मेरे दिमाग में अटक गया। उन्होंने मुझे दोबारा कमरे में वापस छोड़ा। जाते जाते उनमें से एक ने दरवाजे पर मौजूद सलाखों पर हाथ मार कर कहा, आज रात पहला सख्त होगा, तैयार रहना। तैयार? किस चीज़ के लिए? मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे जिसने हर एहसास को सूना कर दिया हो। मैं बस बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपा कर। फिर मुझे वो दिन याद आया जब मैं पप्पू के साथ अस्पताल गई थी। तब शायद मेरी किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि कीमत लगाई जा रही थी। फिर याद आया उनका कहना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी थी, मुझे भेज देना। मेरे सवाल का जवाब सादा था, मगर उसका सच बहुत भारी था। हाँ, मुझे बेचा गया था। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। ये मामूल बन चुका था। दिन में 2 या 3 बार कोई आता, पानी या रोटी फेंक कर चला जाता, मगर आज कदमों की रफ्तार मुख्तलिफ थी, जैसे कोई जल्दी में हो। दरवाज़ा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक वही था जो पिछले दिन फाइलें देख रहा था। बाकी 2 के चेहरे नए थे। एक ने खामोशी से मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया, फिर तीनों बिना कुछ कहे वापस मुड़ गए। दरवाज़ा बंद हुआ और वही कफल की आवाज़,
मैंने लिफाफा हाथ में लिया, उंगलियों से खोला। अंदर एक फोल्ड शुदा खत था, नीले कलम से लिखा हुआ। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई आंखें कागज पर जम गई, मगर हुरूफ दिल पर बर्छियाँ बंद कर उतरते रहे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है तुम ये पढ़कर सदमे में आ जाओगी, मगर मेरे पास तुमसे छुपाने को अब कुछ नहीं। तुम्हें सब सच जानना चाहिए। मेरी माँ यानी तुम्हारी पप्पो, उनकी तबीयत लंदन में बहुत ख़राब थी। इलाज के लिए बहुत पैसे दरकार थे, इतने कि मेरे पास से बाहर। मैंने आंखें बंद की, दिल चाह के पढ़ना बंद कर दूँ, लेकिन हाथ ना रुका। ये वो वक्त था जब हमें एक मौका दिया गया, एक ऐसा रास्ता जिससे हमें पैसे भी मिलते और तुम्हारा नाम भी छुप जाता। माँ ने कहा कि तुम बेहतरीन हो, शरीफ हो, और सबसे बढ़कर तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं। मेरी उंगलियाँ कांपने लगी। लफ्ज़ अभी पढ़ने जा रही थी, लेकिन जैसे हाथ इनकार कर रहे थे। मैंने तुम्हें बेच दिया। ये लिखना आसान नहीं, लेकिन हकीकत यही है। मैंने तलाकनामा दस्तखत करके रवाना कर दिया है। तुम अब आज़ाद हो इस कैद में। तुम्हें दोबारा कोई नहीं पहचानेगा। तुम्हारी कीमत लगी और बहुत अच्छी लगी। ये जुमला आखिरी कतरा था। बस शुक्रिया कहना था। तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। तुम्हें शायद नफरत होगी मुझसे, मगर मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई। तुम सिर्फ एक हल थी, एक सौदा। हाथ मेरे हाथ से छूट कर ज़मीन पर गिर गया। मैं देर तक दीवार से टीक लगाए बैठी रही। बाहर से अंदर की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो भी मेरे हाथ पर मातम कर रहा हो। कमरे की हवा कुछ भारी हो गई थी, रोशनदान से आने वाली रोशनी भी मत्थम हो चुकी थी। वो खत जो मेरे हाथ में दिया गया था, वो एक रसीद था, मेरी बर्बादी की कानूनी रसीद। रात गए किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दरवाज़ा खुला। एक लड़की अंदर दाखिल हुई। शक्ल से बंगाली लगती थी, बाल उलझे हुए, कपड़े वो सीधा। तुमको भी खत दिया? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया। मेरे शौहर ने तो वीडियो भेजा था, उसमें वो हंस रहा था, कह रहा था बचपन की दोस्ती ये कर्ज उतारा है, तुझे बेचकर अपना वादा पूरा किया है। वो हंसने लगी, बेआवाज़, जैसे हंसी नहीं पागलपन हो। मैंने उससे पूछा, ये सब कब तक चलेगा? वो बुरी, जब तक हम बिकने के काबिल हैं, फिर हमें फेंक दिया जाएगा। अगले 3 दिन लड़कियों को ले जाया गया। एक लड़की ने मज़ाहमत की तो उसके मुंह पर चपत पड़ी, उसे घसीट कर ले जाया गया। बाकी सब साकत बैठे रहे, जैसे हर किसी को अपनी बारी का इंतज़ार हो। दोपहर के वक्त दरवाजे के नीचे से एक नई चप्पल फेंकी गई। उस पर मेरा नाम लिखा था और साथ में यूनिट नंबर 4। मैंने चप्पल नहीं पहनी। मुझे सिर्फ अपना नाम देखकर लग रहा था कि अब मैं कोई शख्स नहीं, सिर्फ एक यूनिट हूँ। शाम को एक मर्द आया, सफ़ेद वर्दी में, हाथ में फाइल। उसने कहा, तैयारी रखो, कल सुबह तुम्हें शिफ्ट करना है। कहा, जो जगह तुम्हारी कीमत के मुताबिक मुनासिब हो। फिर वो चला गया। सुबह होने से पहले ही मुझे जगह दिया गया। 2 मर्द कमरे में आए। एक के हाथ में वर्दी जैसा लिबास था, दूसरे के हाथ में छोटा सा बैग। उन्होंने कहा, ये पहन लो, कोई सवाल नहीं। मेरे सामने दरवाजे पर खड़े हो गए, जैसे अगर मैं इनकार करूं तो ज़बरदस्ती करेंगे। मैंने खामोशी से वो खाकी लिबास पहन लिया। सर पर स्कार्फ दिया गया जो आधा चेहरा ढांपता था। बैग में मेरे वही पुराने कपड़े थे जो शायद पहले दिन तब्दील किए गए थे, एक कोने में दबे हुए, जैसे मेरा माजी अब एक बोझ हो। कुछ ही देर बाद मुझे कश्ती में बिठाया गया। 3 और लड़कियां साथ थी। सब चुप। कश्ती कुछ घंटे चली, फिर एक बंदरगाह पर उतारी गई। वहाँ पहले से एक वैन मौजूद थी, दुबई की सड़कों पर चलती हुई। खिड़की से बाहर देखने की इजाज़त नहीं थी। वैन में पढ़ते थे और एक और औरत जो बार बार कहती थी, खामोश रहो, यहाँ कोई सवाल नहीं करना। कई घंटों के बाद वैन एक बड़ी इमारत के सामने रुकी। बाहर से आम सा होटल लगता था, मगर अंदर एक और ही दुनिया थी। सुर्ख कालीन, शीशे के लिफ्ट, चमकते फर्श और इस्तकबालिया पर 3 मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग। हमें पीछे के दरवाजे से ऊपर ले जाया गया, एक तंग राहदारी, जहाँ दरवाज़ों पर नंबर लिखे थे, लेकिन कोई नाम नहीं। मुझे कमरा नंबर 408 दिया गया। कमरा साफ था, लेकिन बेरंग। एक बेड, एक कुर्सी, एक अलमारी। दीवार पर एक कैमरा नस्ब था, बिल्कुल छत के कोने में। ये क्या है? मैंने दरवाज़ा बंद करने वाले आदमी से पूछा। सिक्योरिटी है, यहाँ हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है। फिर वो हंसकर बोला, जैसे कि तुम्हारे सलूक की। उसने दरवाज़ा बंद किया और चरखनी लगा दी। शाम तक कोई न आया। फिर अचानक इंटरकॉम बजा। एक आवाज़ आई, कमरा नंबर 408 तैयार रहो, विजिटर आ रहा है। मैं चौंक गई। विजिटर? किस लिए? थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। 2 गार्ड आए और एक अरब शख्स अंदर दाखिल हुआ। उम्र 40 के करीब, सफ़ेद लिबास, सोने की अंगूठियाँ और एक महंगा सा इत्र।
एक लम्हे के लिए रुका, मुझे सर से पांव तक देखा, फिर एक मुख्तसर सा जुमला बोला, इसे मेरे कमरे में भेजो। फिर वो मुड़ा और बाहर चला गया। गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने मुझसे कहा, चलो ज़्यादा वक्त मत लो। मैंने कदम पीछे खींचे। कहा, क्यों? यहाँ क्यों की इजाज़त नहीं है, तुम्हें जहाँ बुलाया जाए जाओ। मैंने इनकार किया। मेरे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, नहीं। गार्ड आगे बढ़ा, मेरा बाजू पकड़ा और कहा, समझदारी इसी में है कि खामोशी से साथ चलो। एक बार शोर किया तो तुम अगली फ्लाइट में बांग्लादेश जा रही होगी। मैं मजबूर होकर साथ चली। वो मुझे होटल के एक और फ्लोर पर ले गए, जहाँ दरवाजे के पुष्ट पर VIP स्वीट लिखा था। दरवाज़ा खुला, मैं अंदर दाखिल हुई। वही अरब शख्स सोफे पर बैठा था, एक हाथ में सिगार, दूसरे में मोबाइल। मेरी तरफ देखे बगैर बोला, तुम पाकिस्तान से हो? मैंने सर हिलाया, आवाज़ नहीं निकली। अच्छा है, पुरसुकून और खामोश। मुझे खामोश लड़कियाँ पसंद है। फिर उसने घंटी बजाई। एक मुलाजिम आया और उससे अरबी में कुछ कहा। मुलाजिम मेरे लिए एक ड्रिंक ले आया, शायद जूस। पियो, तुम्हारा दिन लंबा गुजरा है। मैंने गिलास हाथ में लिया मगर नहीं पिया। शेख ने हंसते हुए कहा, पहली बार हो? कोई बात नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी। मैंने उस समय सिर्फ एक काम किया, गिलास ज़मीन पर फेंक दिया। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिससे आदत बना दिया जाए। शेख खड़ा हुआ और गार्ड को बुलाया, इसे नीचे वापस ले जाओ, अभी तैयार नहीं है। मुझे दोबारा कमरा नंबर 408 में वापस लाया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अगले दिन एक और लड़की आई, वो भी पाकिस्तानी थी। हमने कुछ देर खामोशी में वक्त गुजारा, फिर वो बोली, यहाँ रहना है तो समझौता करना पड़ेगा। जिसने मुँह खोला वो अगले जहाज़ में होती है, पता भी नहीं चलता कहाँ गई। मैंने पूछा, कोई बचा है यहाँ से? सुना एक लड़की दुबई पुलिस तक पहुँच गई थी, मगर उसके बाद वही पुलिस वाले गायब कर दिए गए। हमने खिड़की से बाहर देखा, नीचे एक स्विमिंग पूल था और कुछ लड़कियां तैराकी कर रही थी, वही यूनिफॉर्म में, वही बेजान चेहरों के साथ। ये होटल नहीं बाजार है, यहाँ सब कुछ बिकता है, बस कीमत तय होना बाकी होती है। वो लड़की बोली और फिर खामोश हो गई। रात को दरवाजे के नीचे एक पर्ची फेंकी गई, उस पर लिखा था, तुम्हारा अगला ग्राहक 8 बजे पहुँचेगा, तैयार रहो। मैंने पर्ची को देखा और दिल में फैसला किया, मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। ये अंधेरे हमेशा नहीं रहते। उस दिन होटल में गैर मामूली हलचल थी। हमला तेजी से इधर उधर भाग रहा था। दीवारों पर लगी लाइटें साफ की जा रही थी। लॉबी में नए फूल लगाए जा रहे थे। कमरे के बाहर एक गार्ड ने आखिर सिर्फ इतना कहा, आज कोई खास मेहमान आ रहा है, सब अलर्ट रहो। मैंने खुद से सवाल किया, खास मेहमान के हमसे क्या लेना देना, लेकिन सवाल पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा था। शाम को दरवाज़ा खुला, एक नया लिबास लाया गया, सफ़ेद और नीला, नफीस लेकिन सादा। उसके साथ एक नोट था, ये पहनो, आज तुम्हें नीचे बुलाया जा सकता है। मैंने लिबास वहीं रख दिया। किसी नोट या हुक्म की अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। मैं वही पहने रही जो तन पर था। 8 बजे के करीब इंटरकॉम बजा, कमरा नंबर 408, तैयार हो जाओ, विजिटर तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुला, गार्ड ने मुझे नीचे ले जाने का इशारा किया। मैं उनके साथ लिफ्ट में सवार हुई। लिफ्ट का शीशा साफ था और नीचे जाते हुए पहली बार मैंने खुद को मुकम्मल देखा। सूखा हुआ चेहरा, आंखों के नीचे स्याह हल्के, और वो चेहरा जो अब अपना नहीं लगता था। लॉबी में पहुंचे तो वहाँ लोग काफ़ी थे। सबकी नज़रें मसरूफ़, कोई किसी से बात कर रहा था, कोई लैपटॉप पर चुका हुआ था। उन सब में एक लड़का बिल्कुल अलग खड़ा था, ऊंचा कद, गंदुबी रन, सियाह कोट और हाथ में एक फाइल। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा फौरन साकत हो गया। उसके हाथ में पकड़ी फाइल नीचे गिर गई और आंखें मुझ पर जम गई। गार्ड ने इशारा किया, यही है, देख लो। वो मेरे करीब आया, बहुत आहिस्ता, जैसे किसी ख्वाब की तरफ बढ़ रहा हो। ये तुम हो? उसने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद से पूछो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका दी। मेरा नाम तारिक है। वो बोला, मैं दुबई में एक टेक्सटाइल बिजनेस का मालिक हूँ। मैं यहाँ किसी और काम से आया था, मगर जैसे ही तुम्हें देखा। वो रुका, जेब से एक तस्वीरी प्रिंट निकाली और मेरे सामने रखी। ये देखो। तस्वीर में एक लड़की बच्चों के साथ खेल रही थी, कपड़े मट्टी से अटे हुए, हंसती हुई, बाल बिखरे हुए, और वो चेहरा, वो मेरा चेहरा था। ये तस्वीर 2 साल पहले पाकिस्तान के एक गाँव में ली थी। वहाँ फलाई काम के लिए गया था, तब मैंने ये तस्वीर बेतिहानी में ली, लेकिन बाद में ये मेरी हर फाइल, हर लैपटॉप, हर एल्बम का हिस्सा बन गई। मैंने तस्वीर को गौर से देखा और जैसे याद आया, वो दिन जब मैं बच्चों को खेलना सिखा रही थी। तब जिंदगी सादा थी, बज़ाहिर मुश्किल मगर आज़ादी थी।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि वही चेहरा एक दिन यहाँ इस हालत में इस जगह दिखूंगा। फिर उसने इधर उधर देखा और आहिस्ता आवाज में बोला, यहाँ सब ठीक नहीं है, मुझे मालूम है, मगर मुझे ये भी मालूम है कि अगर मैं कुछ न करूँ तो शायद तुम कल यहाँ ना रहो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वहाँ खौफ भी था, हमदर्दी भी, और कुछ और, शायद वही एहसास जो वर्षों पहले मेरे बाप की आंखों में होता था जब वो काम से आकर मुझे गोद में बिठाता था। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने आहिस्ता से कहा। यह जगह सिर्फ जिस्म मांगती है, आवाज़ नहीं सुनती। मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा, उसने अटल लहजे में कहा। मुझे पता है यहाँ और भी लड़कियाँ हैं, मैं पुलिस से रब्ता करूँगा, मीडिया में आवाज़ उठाऊँगा, तुम बस हिम्मत मत हारना। उसी लम्हे एक कार्ड करीब आया। वक्त पूरा हो गया है, चले। तारिक ने फ़ौरन एक कार्ड मेरी तरफ पढ़ाया। इस पर मेरा नंबर है, जैसे ही मौका मिले फ़ोन करना। ये कोई पैगाम देना हो, किसी को ये दे देना, मैं समझ जाऊँगा। मैंने कार्ड लिया और बगैर कुछ कहे दोबारा लिफ्ट में चढ़ गई। ऊपर पहुंचकर दरवाज़ा बंद हुआ। मैं कार्ड को देखती रही। तारिक खान, डायरेक्टर, अल फजर टेक्सटाइल, यूएई। ये कोई ख्वाब नहीं था। पहली बार ऐसा लगा कि शायद कोई बाहर वाकई मेरी हालत को समझने आया है। उस रात सोने से पहले मैंने कार्ड अपने तकिए के नीचे रख दिया और बरसों बाद पहली बार दिल से एक दुआ निकली। अगले दिन वो दोबारा आया, मगर इस बार किसी विजिटर कार्ड या कार्ड के हमरा नहीं। एक मुलाजिम ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। नीचे जाना है, मेहमान आए। दिल में किसी उम्मीद जागी। मैंने आहिस्ता से कार्ड जेब में रखा और कार्ड के साथ नीचे चली गई। लॉबी में पहुंचकर देखा, वो वहीं खड़ा था, तारिक। इस बार उसकी आंखों में कल जैसा तजस्सुस नहीं था, एक फैसला था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। मैं समझ गई वो अब कुछ कर चुका है या करने वाला है। हमारी आंखें मिली ही थी कि होटल की पिछली तरफ अचानक एक शोर हुआ। लोग भागते हुए लॉबी से गुजरे। एक मुलाजिम ने रिसेप्शन के फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की, मगर तारिक ने आगे बढ़कर फ़ोन की तार खींच ली। पुलिस आ रही है, सब कुछ बंद करो, किसी ने आदमी में चीख कर कहा। 2 लम्हों में होटल की फिजा बदल गई। दरवाजे बंद किए जाने लगे। गार्ड भागते नजर आए। मैं पीछे हटी। तारिक ने आकर मेरा हाथ थामा। यही रहना, कोई भी आए तुम चुप रहना। वो सीधा बाहर की तरफ भागा। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि बाहर से गाड़ियों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आईं। फिर एक ज़ोरदार आवाज़, जैसे कुछ टूटा हो। मैं वहीं खड़ी रही। 2 पुलिस वाले अंदर आए, एक के पास कैमरा, दूसरे के पास वायरलेस। उन्होंने सबसे पहले इस्तकबालिया के कंप्यूटर जब्त किए। 2 ख़वातीन अफसरान होटल के अमले को रोक रही थी और एक ही कमरा चेक किया जा रहा था। एक अफसर ने मुझे देखा और आकर पूछा, तुम कहाँ की हो? पाकिस्तान। नाम फातिमा। उन्होंने मेरी तस्वीर ली और एक खातून अफसर को आवाज़ दी, इसे ऊपर ले जाओ, बाकी लड़कियों को भी निकालो। जब हम ऊपर पहुँचे तो कमरा नंबर 405, 406, 409, 410 खोले जा चुके थे। हर कमरे से एक लड़की निकली, सबकी हालत कमज़ोर, आंखों में नींद और खौफ। कमरा नंबर 412 बंद था। दरवाज़ा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक बेड और एक खाली बोतल। एक अफसर ने सर हिलाया, ये जा चुकी है, शायद सुबह ही। कुछ देर में हम 7 लड़कियाँ नीचे मौजूद थे। पुलिस ने सबकी फाइलें निकलवाई और हमें अलग गाड़ी में बिठा दिया गया। मैंने तारिक को देखा, वो बाहर खड़ा था, मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और होठों से बस इतना कहा, तुम महफूज हो। जब गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहाँ पहले से 2 ख़वातीन मुतरज्जम मौजूद थी। हमें एक एक करके अंदर बुलाया गया। मेरे कमरे में एक टेबल, एक अफसर और एक औरत बैठी थी। क्या तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया? अफसर ने पूछा। जी, मुझे धोखे से लाया गया था। क्या तुम्हें फ़रोख्त किया गया? मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ। उन्होंने तफसीलात लिखी, कुछ तस्वीर दिखाई, जिनमें कुछ मर्द वही थे जो कमरे में आते थे। मैंने शनाख्त की और दस्तखत किए। एक और लड़की आई, शायद नहीं पाली, वो बोली। मेरी बहन भी साथ थी, मगर उसे पिछले हफ्ते कहीं ले गए। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। हमें एक फदाई इदारे के हवाले किया गया जहाँ चंद दिन क़याम करना था। वहाँ एक बड़े हॉल में हम सबको एक साथ रखा गया। एक समाजी कारकुन आई और बोली, आप में से जो वतन वापस जाना चाहते हैं हम वो बंदोबस्त करेंगे, और जो कानूनी चाराजोई चाहे वो भी मुमकिन है। रात को हम 3 लड़कियां बिस्तर पर लेटी रही, खामोश। बाकी 4 कहीं और मुंतकिल की जा चुकी थी। शायद उनके केस ज़्यादा हसास थे या शायद उनके पास कोई पहचान नहीं थी। मैंने तारिक का कार्ड अब भी संभाल कर रखा था। अगले दिन उसने इदारे को कॉल की, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसे कल होटल से रेस्क्यू किया गया था। इदारे ने वक्त दिया और वो आया। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, मेरे घर में जगह है। मेरी माँ चाहती है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो।
मैंने इनकार नहीं किया। किसी के साथ चलना भी एक रिस्क था, लेकिन उसने जो किया था उस पर मुझे शक ना रहा। 3 दिन के बाद मैं उसके साथ उसके घर गई और पहली बार किसी दरवाजे पर कदम रखा तो किसी ने कहा, बेटी अंदर आओ, तुम हमारे लिए अमानत हो, बोझ नहीं। वो पहली शाम थी जहाँ अंधेरा नहीं था। जब मैं उसके साथ घर में दाखिल हुई तो पहली चीज़ जो महसूस हुई वो खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी वैसी नहीं थी जो मेरे पिछले कमरों में होती थी। यहाँ दरवाजे पर एक छोटा सा कुरान पाक रखा था। दीवार पर माँ बाप की पुरानी तस्वीर और सहन में लगे फूल जो हवा के साथ हिल रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी वो आ गई है। एक 50-55 साल की खातून किचन से बाहर आई, हाथ में आटे की महक और आंखों में वो रोशनी जो माँ की होती है। उन्होंने मेरे चेहरे पर नजरें जमाई और कुछ देर खामोशी से देखती रही, फिर आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा, उंगलियां बालों में फेरी और पूरी। बेटा अंदर आ जाओ, बाहर धूप में खड़े क्यों हो? मैंने एक कदम अंदर रखा और उनका हाथ थामा। हाथ में गर्मी थी और दिल में अजनबियत का खौफ, लेकिन उनकी उंगलियों ने जैसे वो खौफ खींच कर निकाल दिया हो। कमरा छोटा मगर साफ था। एक सिंगल बेड, एक लकड़ी की अलमारी और खिड़की जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। ये कमरा तुम्हारा है, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तारिक ने सामान एक तरफ रखा। तुम्हें यहाँ मुकम्मल सुकून मिलेगा। मेरे अब्बू की यादें इस घर में हैं और हम चाहते हैं कि इस घर में अब सिर्फ खैर हो। उसकी माँ मेरे पास बैठी, मेरे हाथ थामे और खामोशी से चेहरा देखती रही, जैसे वो कुछ जानने की कोशिश कर रही हूँ। बगैर पूछे उनकी आंखों में वो सवाल नहीं थे जो बाकियों की नज़रों में होते हैं, बस एक इल्तिजा थी कि खुद को महफूज महसूस करूँ। बेटा तुम खाना खाओगी? मैं दाल चावल बना रही थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। आवाज़ ना निकली। उन्होंने मेरा हाथ चूमा और किचन की तरफ चली गई। तारिक खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, कभी कभार इंसान को आवाज़ नहीं माहौल चाहिए होता है। मैं जानता हूँ तुम कुछ कहना नहीं चाहती, बस समझना चाहती हो, यही काफ़ी है अभी। मैं बेड पर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखा। नीचे सड़क थी, आम सी, बच्चे खेल रहे थे। एक औरत सब्जी वाला भाव तोड़ रही थी। एक बिल्ली गली के नुक्कड़ पर बैठी थी। ये सब कुछ मामूल था, लेकिन मेरे लिए गैर मामूली। कुछ देर के बाद उनकी माँ ने खाने की ट्रे अंदर रखी। बेटा अपने हाथ से खाओ और पेट भर के खाओ, हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। मैंने निवाला मुंह में रखा, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार है जब मुझे बगैर किसी कीमत के कुछ मिला है, मैंने खुद से कहा। उनकी माँ मेरे पास आई, मेरे सर को अपनी गोद में रखा और बस इतना कहा, बेटा अल्लाह किसी को भी आजमाता है, लेकिन उसका रहम बड़ी चीज़ है। तुम यहाँ हो, ये उसकी निशानी है। अगले दिन तारिक ने कुछ फाइलें मेरे सामने रखी। ये तुम्हारी दस्तावेज़ात है जो हमने पुलिस से ली थी। तुम अब कानूनी तौर पर आज़ाद हो। अगर चाहो तो पाकिस्तान वापसी का बंदोबस्त किया जा सकता है, या यहाँ रहकर नए कागजात के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे अब्बा हैं और शायद आप भी मुझे बेटी समझते हो। उसने सर हिलाया। ठीक है, हम सब साथ जाएंगे। अगले चंद दिन सुकून से गुजरे। मैं रोज़ाना अम्मी के साथ किचन में वक्त गुजारती, कभी उनकी बातें सुनती, कभी छोटी मोटी काम करती। वो मुझे रोज़ नमाज़ पढ़ने की तलकीन करती और हर वक्त दुआएं देती। एक शाम तारिक ने आकर कहा, अम्मी चाहती हैं तुम अपने गांव फ़ोन करो, बात करो अपने अब्बा से। मेरे हाथ कांपने लगे। इतने सालों बाद क्या वो मेरी आवाज़ पहचानेंगे? तारिक ने मोबाइल मेरे हाथ में दिए। मैंने नंबर मिलाया। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। 5 बजे गई, फिर किसी ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा। खामोशी। अब्बा, मैं फ़ातिमा बोल रही हूँ। कई लम्हे गुजरे, फिर आवाज़ आई, रोती हुई, टूटी हुई, मेरी बच्ची। फ़ातिमा तू जिंदा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। आवाज़ ना निकल सकी। तू जिंदा है? अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने तो नफिल मान लिए थे कि एक दिन तू वापस आएगी। मैंने फ़ोन बंद नहीं किया, लेकिन कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही। एक ऐसी खामोशी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा बोलती है। उस रात मैं छत पर गई, आसमान देखा और तेरे दिल में एक वादा किया, मैं अब कभी बिखरने नहीं दूंगी खुद को। ये घर, ये लोग, बगैर किसी कीमत की मोहब्बत करने वाले लोग मेरे नसीब का वो हिस्सा थे जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। जब पाकिस्तान वापसी की तारीख तय हुई तो मेरे अंदर एक अजब सी बेचैनी शुरू हो गई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन दिल में एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। दिन के वक्त मैं सबके दरमियान हंसती, काम में लगती, तारिक की अम्मी के साथ वक्त गुजारती, लेकिन रात जैसे ही आती सब कुछ बदल जाता। नींद आती
लेकिन पुरसुकून नहीं। सोने की कोशिश करती तो वही कमरा, वही चेहरे, वही आवाज़ें मेरे दिमाग में गूंजने लगती। ख्वाबों में कभी वो अरब शेख होता, कभी वो दरवाज़ा जिस पर मेरा नाम लिखा था। अक्सर ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा हो और मैं बोल नहीं पा रही। एक रात अचानक मैं चीख कर उठी, सांस फूल रहा था, पसीने में शराबूर। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं बेड से उतरकर कमरे के कोने में गई, घुटने सीने से लगाकर खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही वही सब दोबारा लौट आता। दरवाज़ा खुला, तारिक हाथ में पानी का गिलास लेकर अंदर आया, मेरे करीब आकर बैठा और गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। पियो, सांस सीधी करो। मैंने खामोशी से गिलास पकड़ा, 2 घूंट पिए। हाथ कांप रहे थे। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से दुआ पढ़ने लगा। बेटी तुम रातों को जागती हो, हमें पता है। मैंने सर झुका दिया। ये सब वक्त के साथ खत्म नहीं होता, लेकिन अगर तुम इसे दिल से ना निकालो तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तुम्हारी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसका इख्तिताम रोने में कर दो, या तुम चाहो तो इसे दोबारा जीने में लगा दो। मैंने पहली बार उनकी बातों पर ध्यान दिया। उस रात भी ख्वाब आया, मगर मैं चीखी नहीं। घुट कर खामोशी से पानी पिया और वापस लेट गई। दरवाज़ा नहीं खुला। शायद तारिक जाग रहा होगा, मगर उसने मेरी खामोशी का एहतराम किया। एक दिन उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ गाँव चलो, तुम्हारे अब्बा से मिलो, वो अब तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकते। मैंने सवाल किया, अगर मैं उनसे मिली और वो मुझे कबूल ना कर सके तो भी तुमने अपना हक अदा कर दिया, बाकी उनकी मर्जी है। मैंने हामी भर ली। घर छोड़ने से पहले अम्मी ने मुझे एक सफ़ेद दुपट्टा दिया, इस पर कढ़ाई हुई थी, ये मेरी शादी के वक्त का है, तो मैं दे रही हूँ। जहाँ भी जाओ सर पर रखना, ये इज्जत की निशानी है। मैंने दुपट्टा पकड़ा, दिल में एक गिरा सी खुलती महसूस की। चंद दिन बाद हमें रवाना होना था। मैं रोज़ रात सोती तो कोशिश करती कि अब चीख ना निकले, नींद में दबी आवाज़ों को पी जाऊं। तारिक अब भी अक्सर जागता था, लेकिन खामोशी से, जैसे वो जानता हो कि मैं खुद से जंग लड़ रही हूँ और उसे सिर्फ पास रहने की ज़रूरत है, समझाने की नहीं। रातें अब भी गहरी थी, मगर सुबह की उम्मीद अब रोज़न से झांकने लगी थी। सफ़र की तैयारी मुकम्मल हुई तो तारिक ने खामोशी से मुझे वो बैग दिया जिसमें मेरे असल कपड़े, शनाख्ती कार्ड और चंद कागजात थे। मैंने बैग को पकड़ा और कुछ देर तक बस उसे देखती रही। मेरे हाथों में वो सबूत था कि मैं अब दोबारा खुद को पहचान सकती थी, अपने नाम से, अपनी शनाख्त से। कई महीने गुजर चुके थे उस दिन को, जब मैं बगैर मर्जी के, बगैर इरादे, एक खाली दस्तावेज़ बनकर किसी कमरे में जागती थी। सफ़र का आगाज़ दुबई एयरपोर्ट से हुआ। तारिक ने बोर्डिंग पास मेरे हाथ में रखा और बोला, ये तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। इस पर तुम्हारा नाम है, किसी और का नहीं। जहाज़ की खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए मुझे वो लम्हे याद आए जब मैंने ये सोचना छोड़ दिया था कि वापसी जाना मुमकिन होगा। अब जब वो लम्हा करीब था, दिल जैसे रुकने लगा था। तारिक बराबर वाली सीट पर बैठा था, मगर हमने ज़्यादा बात नहीं की। सफ़र में अक्सर खामोशी ही सबसे ज़्यादा बोलती है। लाहौर एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो धुंधली धूप और हल्की गर्द आलूद फिजा ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरे पाँव ज़मीन पर पड़े तो एक लम्हे को यूं लगा जैसे मैं बरसों बाद ज़मीन पर चल रही हूँ, जैसे मेरी हड्डियों को दोबारा अपना बोझ याद आ रहा हो। गाड़ी तारिक का पुराना ड्राइवर चला रहा था। वो रास्ते भर मुझे गांव की तफसील देता रहा। नई सड़कें बनी हैं, मोहल्ले में ये स्कूल खुल गया है, और तुम्हारे अब्बा अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि रोज़ थकन से बैठ जाते हैं मस्जिद के सामने बेंच पर। जब हम गांव के बाहर पहुंचे तो मैंने खिड़की से झांका। वही दरख्त, वही कच्चे रास्ते, वही मिट्टी की खुशबू। बचपन के मंजर एक एक करके आंखों के सामने आने लगे, लेकिन दिल में एक डर था। अब्बा का रद्द अमल, अगर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, अगर वो कहते कि तुम मेरी बेटी नहीं, तो क्या होगा। गली में पहुँच कर गाड़ी रुकी। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तारिक ने मेरा हाथ पकड़ा। याद रखो, जो तुम्हें पहचानने से इनकार करे वो तुम्हारी हकीकत नहीं मिटा सकता। मैंने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से बाहर कदम रखा। घर वही था, मिट्टी की दीवारें, लोहे का पुराना दरवाज़ा, ऊपर कच्चे चप्पे पर लटकती ईंटों वाली कपड़े की रस्सी। दरवाजे पर दस्तक दी, कोई आवाज़ ना आई। एक और दस्तक दी, फिर दरवाज़ा खुला और अंदर से मेरी छोटी बहन निकली, जो अब बड़ी हो चुकी थी। वो पहले एक पल को छिटकी, फिर आंखों पर यकीन ना आया। फातिमा? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो पीछे हटी और चीखती हुई अंदर गई। अब्बा फातिमा वापस आ गई। मैं अंदर दाखिल हुई। आंगन वही था, पुरानी लकड़ी की कुर्सी, चूल्हे के पास रखी मिट्टी की हांडी और एक कोने में बैठा अब्बा। मैं जैसे ही आगे बढ़ी
आंखों से आंसू बहने लगे। कदमों में जान नहीं रही थी। मैं अब्बा के सामने पहुंची थी कि वो खुद फर्श पर बैठ गए। दोनों हाथ उठाकर मेरे पांव पकड़ लिए। बेटी, मैंने तुझे रुखसत किया था लाश समझकर, मगर तू जिंदा लौटी है। मेरे आंसुओं की रवानी थम नहीं रही थी। मैं झुक कर अब्बा के कंधे से लगी और वो मुझे सीने से लगाए रोते रहे। घर के बाकी अफराद इकट्ठे हो चुके थे। कोई दरवाजे के पास खड़ा हैरानी से देख रहा था, कोई चुपचाप खिड़की से झांक रहा था। तारिक एक तरफ खामोश खड़ा था, जैसे ये लम्हा सिर्फ हमारा हो। अब्बा ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ, कहाँ रही इतने दिन? मैंने सिर्फ इतना कहा, अब्बा जिंदा थी, बस दूर थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। तू मेरे लिए मरकर भी जिंदा थी। मैं रोज़ दुआ करता था कि या तो खबर आ जाए या तू आ जाए। हाजिर अपने दोनों अता कर दिए। तारिक चंद लम्बे बाद आंगन से निकल गया। शायद उसने महसूस किया कि यहाँ मेरी और अब्बा की बातों को खलवत की ज़रूरत है। उस रात मैंने वही कमरा दोबारा देखा जहाँ बचपन में सोती थी। वही बिस्तर, वही दीवार पर पुरानी घड़ी जो अब भी बंद थी। मैंने अब्बा के पाँव दबाते हुए पूछा, क्या आपको लगा था मैं वापस आऊँगी? मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो बोले, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कहा। बस दिल में यकीन रखा कि रब जिसे ले जाए वो वापस भी ला सकता है। अगले दिन मोहल्ले में बात फैल गई। लोग देखने आए, कुछ आंखें मोहब्बत से देखती, कुछ सवाल से और कुछ शक से। लेकिन अब्बा ने हर एक से कहा, ये मेरी बेटी है, मेरी फातिमा, और जिसने इसका साथ दिया वो मेरा बेटा। उनके लहजे में फ़ख्र था, शक नहीं। रात को तारिक आंगन में बैठा था। मैं चाय लेकर उसके पास गई। शुक्रिया, मैंने कहा। किस लिए? उसने सवाल किया। मुझे वापस लाने के लिए। उसने चाय की चुस्की ली और आहिस्ता से कहा, अभी तो सिर्फ लाया हूँ, असल वापसी तो तुम्हारा जीना है, वो तुम्हें खुद करना है। चांदनी रात में आसमान की तरफ देखते हुए मुझे पहली बार लगा कि मैं ज़मीन पर हूँ और अब यहाँ से जाने का इरादा नहीं। अब्बा के घर लौटे चंद ही दिन हुए थे, मगर ऐसा लगता था जैसे बरसों की थकन किसी नर्म हाथ ने धीरे धीरे उतारना शुरू की हो। मैं रोज़ सुबह सहन धोती, अम्मा के पुराने गमलों में पानी देती और फिर कमरे में आकर खामोशी से बैठ जाती। अब वही तरू दीवार थे, वही गाँव, मगर मैं वो नहीं रही थी। मैं जो कभी यहाँ खेलती थी, हंसती थी या ख्वाब देखती थी, अब मैं अपना हर कदम नाप तोल कर रखती थी, जैसे ज़िंदगी किसी और की हो और मैं सिर्फ कर्ज उतारने आई हूँ। एक दोपहर अब्बा ने कहा, कल मेहमान आ रहे हैं, सफाई कर लेना। मैंने पूछा नहीं कि कौन आ रहा है, ना ही अब्बा ने बताया। लेकिन शाम तक जब मैंने गली में 2-3 परचून वालों से सुना कि फातिमा के लिए रिश्ता आ रहा है, तो दिल में एक हलचल सी हुई, क्या वो वाकई आएगा? दूसरी सुबह जब सूरज निकला तो आंगन में वही दिन जैसा मंजर था जो परसों पहले मेरे निकाह के दिन बना था। साफ चादर, चीनी के कप और मिट्टी के हंडे में रखा पानी। मेरी बहन ने मुझे सादा सा जोड़ा पहनाया, बाल संवारे और आहिस्ता से कहा, तुम आज बहुत मुख्तलिफ लग रही हो, जैसे कोई नई फातिमा। मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, मगर आंखों में वो गहराई थी जो वक्त दे देता है यह जख्म। और आज शायद उन जख्मों पर कोई मरहम रखने आ रहा था। दोपहर के करीब 4 लोग गली के नुक्कड़ पर दिखाई दिए। एक गाड़ी, 2 मर्द, एक औरत, जिनके साथ वो था तारिक। अब्बा दरवाजे पर खड़े थे, उनके चेहरे पर कुछ सुकून, कुछ फख्र। मेहमान अंदर आए, आंगन में बैठे। औरत ने सबसे पहले सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, हम दुबई से आए, आपकी बेटी को देखने नहीं, मांगने आए हैं। अब्बा ने पल भर को खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, हमें आपकी नीयत पर शक नहीं, आपका बेटा हमारे लिए बोझ नहीं, इज्जत है। तारिक की नज़रें नीचे थी, जैसे हर लम्हा अपने लफ्ज़ों को तोड़ रहा हो। उसकी माँ ने मेरी तरफ देखा, बेटी, मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर जो बेटी साल में खुद को संभाल ले, वो बहू नहीं दुआ बनकर घर में आती है। मैं चुप रही, मैंने किसी से नजरें नहीं मिलाई। बस दिन में एक ख्याल गुंजा, काश माँ होती, वो भी देखती ये दिन। तारिक के वालिद ने रस्मी अंदाज में कहा, हम चाहते हैं निकाह सादगी से हो, जल्दी हो, ज़्यादा रस्में ना हो, सिर्फ दुआ हो। रब्बा ने इस बात में सनद आया, जब सब कुछ साफ नीयत से हो तो ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं होता। रिश्ता तय हो गया। तारिक एक छोटा सा डब्बा मेरी तरफ बढ़ाया, जिसमें अंगूठी रखी थी। न सोने की चमक थी, न कोई कीमती नगीना, बस एक सादा सी अंगूठी। मैंने खामोशी से हाथ आगे कर दिया। उसने आहिस्तगी से मेरी उंगली में पहनाई। उस वक्त पूरे शहर में मुकम्मल खामोशी थी, जैसे सब सांस रुके देख रहे हों कि किस्मत किस मोड़ पर हाथ थामती है। उसके बाद मेहमानों के लिए खाना लगा दिया गया। मोहल्ले की औरतें भी आ चुकी थी, कुछ खिड़की से झांक रही थी, कुछ दरवाजे पर बैठी सरगोशियाँ कर रही थी। ये वही है ना
जिसके दुबई से वापस लाया गया। हाँ वही फातिमा, किस्मत देखो, अब वो किसी बड़े घराने की बहू बनने जा रही है। जिसे दुनिया बेचाई थी उसे खुदा ने कितना नवाजा। ये जुमले मेरे कानों में गूंजते रहे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिल में सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो चीखने से बेहतर लगती है। शाम तक सब मेहमान वापस चले गए। तारिक ने जाते वक्त अब्बा से कहा, हमने कहा कि तारीख आपकी मर्जी से रखेंगे। मैं चाहता हूँ फातिमा के लिए सब कुछ वैसा हो जैसा वो चाहे। अब्बा ने सिर्फ इतना कहा, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर दिल का टुकड़ा भी। संभाल सको तो ले जाओ। जैसे ही गाड़ी चली मैं सहन के कोने में जाकर बैठ गई। आसमान पर सूरज छल रहा था, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे और मेरे दिल में वही जुमला गूंज रहा था, काश माँ होती। मैंने आंखें बंद की और दिल में महसूस किया जैसे कहीं दूर वो मुझे देख रही हूँ। शायद दुआएं मुकम्मल होने में वक्त लेती हैं, लेकिन जब पूरी होती हैं तो ऐसा सुकून देती है जो लफ्ज़ों में नहीं समा सकता। निकाह सादगी से हुआ, वही आंगन, वही पुराने कवा और वही लोग जो कभी मुझे खो चुके थे आज गवाही दे रहे थे कि मैं वापस आई हूँ, मुकम्मल सच्चाई के साथ। तारिक ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो मैंने पहली बार उस लम्स में ना बोझ महसूस किया ना हमदर्दी, सिर्फ बराबरी का एहसास था। निकाह के बाद सबने दुआ की और मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं खामोश नहीं हूँ। वो रात जब हम नए घर में पहुँचे तो उसकी माँ ने मेरे हाथ में एक नोटबुक दी। बेटी, अपने लफ्ज़ों को संभालो, लिखो, तुम्हारी कहानी बहुत सी कहानियों को बचा सकती है। मैंने वही रात पहली सतर लिखी, मेरा नाम फातिमा है और मैं बिकने वाली नहीं, बोलने वाली हूँ। तारिक अक्सर कहता है तुम्हारी आंखों में अब रोशनी है। पहले वो बस देखती थी, अब समझती है। मैं रोज़ कुछ वक्त लिखने में गुजारती हूँ और जब कभी किसी इदारे से बुलावा आता है मैं जाती हूँ। वो मुझसे सवाल करते हैं, तुम कैसे बची? मैं कहती हूँ मैं नहीं बची, मुझे बचाया गया, मगर अब मैं दूसरों को बचाने के लिए खड़ी हूँ। एक सेमिनार में जब मैंने अपनी कहानी सुनाई तो एक लड़की चीख मार कर रोने लगी। बाद में आकर बोली, मैं भी वहीं थी, शायद अगली बारी मेरी होती। मैंने उसका हाथ थामा, अब हम दोनों की बारी है जीने की। मैं हर उस लड़की के लिए आवाज़ हूँ जो चुप रही, बिकी, ये मारती गई। मेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता क्योंकि अब मैं खुद अपनी कीमत जानती हूँ और मेरी आवाज़ अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो सुनना चाहते हैं और उनके लिए भी जो सुनने से इनकार करते हैं।